इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? सस्टेन्ड अनचेक्ड इंक्रीज इन जनरल लेवल प्राइस। एक तो वो सस्टेन्ड होना चाहिए, अनचेक्ड इंक्रीज इन द जनरल लेवल प्राइस। सस्टेन्ड अनचेक्ड इंक्रीज इन द जनरल लेवल प्राइस। जब जनरल लेवल प्राइस बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर गिर जाएगी, मनी की वैल्यू इन्फ्लेशन से कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? अभी मैं 50 रुपये में अभी मैं 20 रुपये में ब्रेड खरीद पा रही हूँ, फिर उसके बाद वही जो ब्रेड है वो 25 रुपये की हो गई, मतलब मेरे 20 रुपये की वैल्यू कम हो गई है, ब्रेड की वैल्यू बढ़ गई है। इसलिए कंडीशन ऑफ प्राइस राइज की कंडीशन क्या होती है? या तो डिमांड ज़्यादा हो गई है या फिर सप्लाई कम हो गई है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब इन्फ्लेशन नेगेटिव में चला जाए, है ना, फॉल बिलो ज़ीरो। जैसे कि 100 था, फिर 50 गया, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 5 हो गया, डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन के अंदर परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ जाएगी, क्योंकि सामान जो है वो पहले 100 रुपये का एक मिलता था, अब 100 रुपये के दो मिल जाएंगे। डिसफ्लेशन में क्या होता है? रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। पहले 100 से 150 हुआ, एकदम से इन्फ्लेशन गया, फिर उसके बाद फिर 150 से 160 गया, फिर एकदम से डाउन आ गया। पहले बढ़ते बढ़ते एकदम से गिरना, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टेगनेंट ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा। कह रहे हैं कि देखो, फिलिप्स कर्व ने क्या बताया था ना, फिलिप्स कर्व जो था हमारा, वो हमारा ऐसे था। उसने कहा था कि जब इन्फ्लेशन होगा ना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है यानी इन्फ्लेशन हो रहा है। तो उसने कहा था कि जब देखो, जब ग्रोथ हो गया, देखो लिखा भी हुआ है मैंने, एक मिनट, कहाँ गया, ये लिखा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। लेकिन ये कहा था फिलिप्स कर्व ने कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना तो साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। बट हमारे यहाँ पे केस आता है स्टैगफ्लेशन का, जैसे कोविड-19 में हुआ था। क्या हुआ था? सामान भी महंगे थे, है ना, सामान भी महंगे थे, इन्फ्लेशन भी चल रहा था, और नौकरी भी नहीं थी, और सामान भी महंगे थे। मतलब क्या है? इन्फ्लेशन था और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा था और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा थी। तो स्टेगनेंट ग्रोथ, जब हमारी ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाए, ठीक है, ग्रोथ हमारी स्टेगनेंट हो गई है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, तब वो कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो फिलिप्स कर्व का एक एक्सेप्शन है स्टैगफ्लेशन। अब देखो, क्रीपिंग में क्या होता है? 3% या उससे कम, 1 2 3% क्रीपिंग, रेंग के चलना। 3 से 10 वॉकिंग। देखो, रेंगते कौन है? 3 साल से नीचे नीचे वाले बच्चे रेंग रेंग के चलेंगे, 3 से 10 साल में आराम से वॉकिंग करेंगे। 10 साल के होते के साथ फिर उनके अंदर ना एक उछाल आता है। कैसा उछाल? उनके हॉर्मोन्स उनके डेवलप होते हैं, तो उछाल आता है, उसको कहेंगे गैलोपिंग। हाइपर इन्फ्लेशन होता है 50% अ मंथ। हाइपर, ये सारा का सारा जितना भी है ना, ये सारा का सारा है पर मंथ है, ये सॉरी पर ईयर है। लिखती हूँ इसको, रुको। हाँ, ये जो है ना, ये तीनों के तीनों, ये क्या है? ये पर ईयर है। ओके, ये लिखा भी हुआ है, ये पर ईयर है, ठीक है। और ये हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है? 50% अ मंथ। कह रहे हैं कि जब जब गरीबी होती है तो सरकार और नोट क्यों नहीं छाप देती? क्योंकि उससे क्या होगा? मनी की जो वैल्यू है ना वो गिर जाएगी। कैसे? मान लेते हैं कि अभी कोई चीज़ जो है वो 100 रुपये की मिल रही है, ठीक है, लेकिन अभी सरकार क्या करे? सबको 100 रुपये 100 100 रुपये बांट दे। तो अब ये चीज़ तो ये उतनी की उतनी ही है, ठीक है, लेकिन लोग इसके हो गए बहुत सारे, है ना। इससे क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ जाता है। तो ज़्यादा नोट छापने से होता कुछ भी नहीं है, नुकसान ही होता है कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी ना, मनी की सप्लाई हो जाएगी तो यानी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक। और इसी वजह से क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। अब रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रियल इंटरेस्ट रेट होता है नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, ठीक है। देखो, जब हम एफडी करवाते हैं तो एफडी में क्या कहते हैं कि ना, आपको 6% हम इतना दे देंगे, बट अगर उस साल इन्फ्लेशन, कहते हैं कि भैया एफडी के ऊपर मान लेते हैं
वो कहते हैं कि भाई हम आपको कितना दे देंगे, 1 मिनट, वो कहते हैं कि हम आपको ना 3% वो देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। तो मैं सोचूंगी कि अरे अरे वाह, मेरी तो कमाई हो रही है, बट उस साल इन्फ्लेशन ही 6 रुपये है, ठीक है, तो मैं तो नेगेटिव में जा रही हूँ। तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, कि भैया आप जितना बोल तो रहे हो बट इन्फ्लेशन कितना उस साल का, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन जो है वो परचेजिंग पावर को डिक्रीज करता है। ऑब्वियस ही बात है, इन्फ्लेशन जो है वो परचेजिंग पावर को डिक्रीज करता है। जो सामान अब एकदम से रेट बढ़ गया है, 200 रुपये का सामान हो गया है, तो पहले 200 रुपये में 2 आ जाते हैं, अब 200 रुपये में 1 ही आ रहा है कोई भी सामान। तो वही ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है किसके ऊपर, क्रेडिटर्स के ऊपर, है ना, क्रेडिटर के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, बॉन्ड होल्डर के ऊपर, फिक्स्ड मनी वालों के ऊपर, सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर, रिटायरीज के ऊपर, और एक्सपोर्ट को ये लेस कॉम्पिटिटिव बना देता है। अब देखो इनको मैं समझाती हूँ। ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है किसके ऊपर, क्रेडिटर के ऊपर। मान लेते हैं कि वही वाली बात है, क्रेडिटर ने मान लेते हैं कि अभी मैंने 100 रुपये दिए किसी को, ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये यू है और ये है एक्स, है ना, ये है जेड, ये है ई, ठीक है, तो ये यू है ये ई है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला कि ठीक है, मैं आपको ये पैसे दे रही हूँ, आपको मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे 130 रुपये। तो मुझे लगा कि अरे वाह, 30 रुपये की मेरी इनकम हो रही है ना। बट सोचो कि उस महीने में इन्फ्लेशन हो चुका है ना। तो जब मैं इस साल 100 रुपये से ख़रीद लेती, मान के चलते हैं एक पेन खरीद लेती, लेकिन अभी क्या है, वो जो पेन है ना, वो इन्फ्लेशन की वजह से वो पेन हो गया 160 रुपये का, ठीक है। तो और मेरे को रिटर्न कितना मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है 130 ही मिल रहा है ना। तो अगर ये मैं पेन तभी खरीद लेती, इसी साल खरीद लेती, तो मुझे फ़ायदा हो जाता। लेकिन अभी क्या है, मैंने पैसे सामान ना खरीद के किसी को दे दिए, यानी मैंने क्रेडिट कर दिए, तो इसलिए क्रेडिटर को नुकसान होता है। ऐसे ही क्रेडिटर जैसा ही बॉन्ड होल्डर होता है ना। बॉन्ड होल्डर का भी तो यही होता है कि भाई उसने उस साल अपने जो जो अपने पैसे दे रहा है ना, वो नुकसान में है, ठीक है। अब फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स वाले के साथ भी यही होता है। सैलरीड इंडिविजुअल के साथ क्या होता है, मान लेते हैं कि उसकी सामान जो है वो हो चुका है, कोई भी सामान है वो हो चुका है 150 रुपये का आटा हो चुका है, सैलरी उसकी वही 20,000 ही मिल रही है ना। यहाँ पे टमाटर जो है वो 800 रुपये की हो चुके हैं, सैलरी उसकी वही 20,000 ही मिल रही है। तो सैलरीड इंडिविजुअल को बड़ा नुकसान होता है इन्फ्लेशन का। अब क्या है, रिटायरीज़ को भी यही होता है, पेंशन उनकी उतनी की उतनी मिलती रहती है। अब क्या है, एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो हमारा लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है वो उनके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ चुका है या फिर कुछ भी हो चुका है। तो अब क्या है, जो हमारा मान लेते हैं कि हमें जो पेन बेचना था वहाँ पे 10 रुपये का, है ना, बाकी तो 10 रुपये का हम लोग बेच रहे थे, ठीक है। बाकी पेन जितने के भी थे, तो बाकी पेन जो थे वो 12 रुपये के थे, तो हमारा पेन बिक रहा था, ठीक है। अभी क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन की वजह से हमें ये पेन को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो 3 रुपये का पेन हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल लेके आए हैं वो भी तो महंगा लेके आए हैं, उस वजह से हमको इसका भी वो बढ़ाना पड़ेगा। तो पेन हो गया 13 रुपये का, अब हमारा बिक रहा है 13 का और इनका बिक रहा है 12 का, तो इसलिए इनका बिकेगा, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट जो है लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, बोरोवर के ऊपर और बिजनेसमैन के ऊपर। बोरोवर और बिजनेसमैन को कैसे फ़ायदा होता है कि अच्छा इन्फ्लेशन हो रखा है तो भाई खूब सामान बनाओ, है ना। इन्फ्लेशन हो रखा है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है ना। तो ये बोलेगा यार सप्लाई बढ़ाओ, फटाफट फटाफट सप्लाई कम है, बोलेगा सप्लाई बढ़ाओ। सप्लाई बढ़ाएगा कौन, बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन को खूब फायदा होता है इन्फ्लेशन से, और बोरोवर को भी। अब हम बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कर दी, ठीक है। किसी चीज़ की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का कर देना, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये, है ना। जैसे कि क्या होता है, सरकार ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चला दी है, भाई सरकार खूब एक्सपैंड कर रही है। जब कोई चीज़ एक्सपैंड करती है यानी मनी सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। सरकार जो है बड़ी से बड़ी स्कीम निकाले जा रही है कि भाई सरकार हम एक्सपेंशनिस्ट का मतलब नई नई स्कीम्स निकालना, क्या स्कीम निकालना कि यस हमने ये निकाल दिया पीएम फसल बीमा योजना, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें खूब देंगे, इनको पैसा देंगे, इसको एमएसपी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं ये, जब भी सरकार एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि भाई मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। अब जब लोगों के पास, जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा
तो डिमांड बढ़ने लग जाएगी उनकी, है ना। डिमांड बढ़ेगी तो फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सप्लाई उतनी की उतनी है और लोगों की डिमांड बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इनको पैसा दे दिया है। फिस्कल स्टिमुलस में भी यही होता है, पैसा बांट देना। हाई परचेजिंग पावर, हाई परचेजिंग पावर होती कब है? जैसे कि किसी की हाई परचेजिंग पावर हो गई, यानी इनके पास पैसा जो है वो ज़्यादा आ गया है ना। जो भी है इनका इंक्रीमेंट लग गया, जो भी लग गया, इनके पास पैसा ज़्यादा आ गया है, हाई परचेजिंग पावर है, तो यानी खरीदेंगे खूब। हाई परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, यही तो मतलब होता है। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, इससे भी यही होगा, डिमांड करेंगे ये। क्रेडिट का बूम हो गया है, खूब पैसा आ गया है, क्रेडिट बूम हो गया है। इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, वही वाली बात है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जब भी इकोनॉमी ग्रो करेगी यानी लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? लोग डिमांड करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ग्रोइंग इकोनॉमी है। और क्या है? मॉनेटरी इन्फ्लेशन है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन का ये याद रखना है, ये भी हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर आता है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है? आरबीआई जब पैसे ज़्यादा प्रिंट कर दे तो इसमें होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर ही आता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। आरबीआई मॉनेटरी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब आरबीआई ज़्यादा पैसे प्रिंट कर दे, आरबीआई ने ज़्यादा पैसे प्रिंट किए, उससे क्या हो जाएगा? लोगों के पास पैसा आएगा, वो डिमांड करेंगे और फिर बस भाग जाएंगे लेने के लिए सामान। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? जब इनपुट के प्राइस ज़्यादा हो जाएं। देखो इसमें ये कोस्ट की वजह से जा रहे हैं ना, तो इनपुट के प्राइस राइज हो रहे हैं, यानी इसमें ये डिमांड नहीं है इसकी। बट ये आइटम है, ठीक है, चॉकलेट है, डेयरी मिल्क पहले आती थी 50 रुपये की, और अभी कितने की पता नहीं, 250 300 पता नहीं कितने की आती रहती है ये। तो इसके जो इनपुट्स है ना, इसमें काजू बादाम पता नहीं क्या क्या डाल दिया है इसमें, ये खूब महंगा सामान डाल दिया है, इस वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाए, पहले हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे, मान लेते हैं डॉलर को हम एक्सचेंज कर रहे थे, एक डॉलर इज इक्वल टू मान लेते हैं 50 रुपये था, मान लेते हैं। अभी कितना हो गया? अभी हो गया 80 हो गया है। तो ये एक्सचेंज रेट के अंदर भी क्या होता है? कोस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर आता है ना। क्योंकि मेन बात यह है कि भाई हमें तेल मंगवाना है, मान लेते हैं, है ना, ऑयल मंगवाना है हमें, और ऑयल मंगवाने के लिए अब हमें उनको पे करना पड़ेगा डॉलर के अंदर, तो हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसा जाएगा ना। तो ये कॉस्ट की वजह से पुश इन्फ्लेशन आ रहा है। तो ये एक्सचेंज रेट वाला जो केस है ना, ये हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आएगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस, मतलब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि उनको इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसा देना पड़ रहा है, यानी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी है, कॉस्ट पे फ़र्क आ गया है ना। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर आती है। इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस डिमांड वाले के अंदर नहीं आएगा, ये आएगा इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर आएगा। क्यों आएगा? होता क्या है ना कि जैसे कि मान लेते हैं कि टमाटर का दाम हो गया 800 रुपये, ठीक है, और सामने वाला कमाता है भाई 10,000 रुपये कमाता है, तो ये बोलेंगे कि यार साहब अब आप इस हमारी सैलरी को बढ़ाओ, ठीक है। क्यों बढ़ाओ? अब बोलेगा क्यों बढ़ाओ? बोलेगा कि हम इस सैलरी से काम नहीं चला पा रहे, सब टमाटर हमारे महंगे हो चुके हैं। तो ये क्या है? कॉस्ट की वजह से इनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है, इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस हो रहा है, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर में क्या होता है? सामान जो है एकदम से सप्लाई कम हो जाती है ना। नेचुरल डिजास्टर में होता क्या है? एकदम से जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ती है इसके अंदर। नेचुरल डिजास्टर के अंदर कोई डिमांड नहीं बढ़ती है, डिमांड तो उतने की उतनी है, बट सप्लाई अल्टीमेटली अपने आप ही कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पे जो रोड कनेक्शन थे वो टूट गए हैं, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही खरीद पाएगा सामान, ठीक है। अब है डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अब जैसे कि जब सप्लाई कम होगी ना हमारी, जब सप्लाई कम होगी, कॉस्ट, तो क्या होगा? अब प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, तो ये डिमांड के अंदर नहीं आएगा, ये हमारा कॉस्ट के अंदर आएगा, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो अब ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी कि यार हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं है। ये इनके लेवल पे फॉल्ट है ना, आम जनता की क्या गलती है? प्राइस का, इनपुट का प्राइस बढ़ रहा है, जनता की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो रहा है, जनता की क्या गलती है? महंगा सामान बिक रहा है, कोई गलती नहीं है। ऐसे इसमें प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, जनता की क्या गलती? मेरी क्या गलती है? प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है ना। ऐसे ही मोनोपोली करके बैठ जाते हैं, टैक्सेशन नहीं देते हैं, ठीक है, टैक्स बढ़ा दिया गया है। मोनोपोली में क्या होता है? हम तो खूब मोनोपोली में ये करते क्यों? ताकि हम लोग महंगा सामान बेचें अपना, ठीक है। टैक्सेशन में क्या होता है? ज़्यादा टैक्स लग गया है तो भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर आता है। जब गवर्नमेंट एक्सपेंशन पॉलिसी चलाती है, फिस्कल स्टिमुलस कराती है, इकोनॉमी ग्रो करती है, तो तब होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इस टाइम पे क्या होता है हमारा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके,
एक होता है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। इसमें जो ओपेक कंट्रीज़ हैं या फिर और कोई कंट्रीज़ है वो डेलिबरेटली सप्लाई को कट डाउन कर देती है। ओपन इन्फ्लेशन, जब गवर्नमेंट कोई भी अटेम्प्ट नहीं लेती इन्फ्लेशन को रेस्ट्रिक्ट करने का। इन फ्री मार्केट, मार्केट कैन टेक कंट्रोल, क्योंकि उसमें सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट स्टेप लेती है उसको सप्रेस करने के, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का काम करेगी। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी कर रखी है, आर्टिफिशियल है, होर्डिंग कर रही है किसी ने, करप्शन कर रही है, तो उसको बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। श्रिंक इन्फ्लेशन में क्या होता है, श्रिंक कर दी गई है चीज़ की क्वांटिटी, जैसे कि लेज, पार्ले जी, ये कम कर दिए गए, आइटम घटा दिए गए हैं। वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है, वही वाली बात है, इन्फ्लेशन है तो हाई प्राइस ऑफ जो दाल चीनी चावल है वो महंगे बिकने लग जाएंगे। उससे क्या होगा, लोग बोलेंगे कि साहब हमारी वेज ज़्यादा करो। वेज ज़्यादा, अब जो सामने वाला है वो वेज ज़्यादा करेगा तो खुद वो अपने सामान का भी फिर वेज बढ़ाएगा, है ना। पहले वो प्रॉफिट, उसको तो भाई प्रॉफिट चाहिए अपना, ठीक है। तो अगर उसने वर्कर की वेज बढ़ा दी और वो बेचता है टीवी, तो वो फिर टीवी को भी, जो टीवी वो आज 10,000 का बेच रहा था उसको वो 15,000 का बेचेगा, क्योंकि इसी प्रॉफिट में से तो इनकी वेज बढ़ाई गई है ना। तो वह ये कि वेज प्राइस स्पाइरल के अंदर क्या होता है कि अगर कोई बोल रहा है ना कि हमारी वेज बढ़ाओ, तो आइटम का प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब है हमारा डिफ्लेशनरी स्पाइरल। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं एकदम से डिमांड कम हो गई है ना। डिमांड कम होना का मतलब क्या होता है, प्राइस एकदम से गिराने पड़ेंगे कि यार सस्ते में बेच रहे हैं, ले लो, कोई नहीं ले रहा है। अब क्या होगा, सामने वाले के ऊपर डेप्थ का डिफॉल्ट लग जाएगा, है ना, क्योंकि प्राइस फॉल होते जा रहे हैं, प्राइस जो है वो गिरते जा रहे हैं, है ना। अब उसके ऊपर जितना जो है वो उतना का उतना रहेगा, तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सस्ते में बेच रहा है, अपने आप को लुटा के बेच रहा है। मान लेते हैं कि अभी ये कोई पेन है, क्या पेन है, ये स्पीकर है, मान लेते हैं स्पीकर मिल रहा था 150 रुपये का, है ना। अचानक से क्या होता है, स्पीकर कोई खरीद नहीं रहा है, तो ये कितने का हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा। अब क्या है कि पहले वो 50 रुपये के हिसाब से अपना चलाता था चीज़ों को, इससे वो अपना कर्जा भरता था। अब क्या है, ये प्राइस कम होते ही क्या होगा, डेप्थ डिफॉल्ट होगा, क्योंकि वो भर नहीं पाएगा, है ना। सही बात है। अब क्या होगा, उससे क्या होता है, बैंक करप्सी होते, लोग फिर छोड़ के भागने लग जाएंगे, और इससे फिर बैंक करप्सी होते क्या होता है, लोगों को हटाएंगे कि यार निकलो भाई, हमारे बस की नहीं है, वेज कम कर देंगे। ग्रिड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है ना, ग्रिड इन्फ्लेशन में कहते हैं कि ना कॉर्पोरेट जो है अपनी लालच की वजह से इन्फ्लेशन को स्पाइक कर देंगे, ठीक है। और कहेंगे कि ना ये जो वर्कर है ना, ये बोल रहे हैं कि हमारी तनख्वाह कम है और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये लोन नहीं ले सकते, है ना। हाई इंटरेस्ट रेट है, हमने जो कर्जा लिया हुआ है उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट हमें पे करना पड़ रहा है, हमने जो बैंक से जो उधार ले रखा है उस पर बैंक जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट बोल रही है, और लो वर्कर की लो वेजेस है, तो लो वेजेस और हाई इंटरेस्ट की वजह से ग्रीड इन्फ्लेशन होता है। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्क्यू का मतलब होता है फ्यू, मतलब फ्यू आइटम का प्राइस बढ़ेगा और कुछ का ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, स्क्यूनेस इन इन्फ्लेशन, हाई प्राइस राइज इन फ्यू प्रोडक्ट एंड अदर प्राइस रिमेन्स यूजुअल, हाई प्राइस राइज इन फ्यू प्रोडक्ट एंड अदर प्राइस रिमेन यूजुअल। एग्जाम्पल टोमेटो, ऑनियन, ठीक है। तो टमाटर का प्राइस बढ़ गया है, अनियन उतने की उतने की है, ऐसे। इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने बता दिया है, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। फिलिप्स कर्व मैं बता चुकी हूँ, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन कम होगा, ये मैं बता ही चुकी हूँ कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल केसेस। कोविड-19 के अंदर क्या हुआ था, इन्फ्लेशन बढ़ा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, उससे स्टैगफ्लेशन हो गया, सिंपल। रिफ्लेशन क्या होता है, एनीवन कैन हेल्प इकोनॉमी टू मूव डिफ्लेशन टू इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन। इंक्रीज मनी, देखो क्या है कि रिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन चल रहा है, मतलब उसका जो प्राइस है वो एकदम से कम हुए जा रहा है, कोई डिमांड नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, डिमांड नहीं है उसके अंदर, तो जनता क्या करेगी, तो सरकार क्या करेगी, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ा देगी। जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इस आइटम, मान लेते हैं कि ये अभी क्या है,
ये है क्या है, ये है अभी कीवी है, ठीक है। अब कीवी कोई खरीद नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो कीवी का रेट ये क्या है, ये करे जा रहे हैं भाई, बोल रहे हैं कि यार क्या करें, 80 कर दिया, फिर 60 कर दिया, फिर 40 कर दिया, है ना। तो ये इतना करे जा रहे हैं, तो जनता ने क्या किया, इनकी तनख्वाह बढ़ा दी, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, अब लोग भागेंगे 40 की तरफ, तो लोग वो 60 करेंगे, फिर ये जो दुकानदार 80 करेंगे, इस तरीके से। तो जो भी कंडीशन डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन की ओर लेके जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रीफ्लेशन, है ना। तो मनी बढ़ा देंगे, इन टैक्स कट कर देगी सरकार, सरकार क्या करेगी, टैक्स कट कर देगी, उससे उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, और उनका सरकार जो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, यानी खूब स्कीम पॉलिसी निकालेगी, उनको भर भर के पैसा देने स्टार्ट कर देगी। अच्छा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है ना, पहली बात तो ये जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से होता है, ठीक है। जैसे कि इलेक्शन थे, तो इलेक्शन के टाइम पे क्या होगा, इन्होंने एमएसपी बढ़ा दी। एमएसपी बढ़ा दी मतलब जैसे कि पहले ये कहते थे कि आप जो ये मसूर की दाल दोगे ना, मसूर की दाल, तो इसमें हम लोग, इसमें 1 किलो मसूर की दाल पे हम आपको मिनिमम देंगे 50 रुपये, ठीक है। अब क्या है कि मार्केट के अंदर ये जो पीजेंट है, ये इसको 60 या 70 में ही बेचेंगे, क्योंकि 50 रुपये तो इनको सरकार ही दे रही है, 50 में कभी नहीं बेचेंगे मार्केट के अंदर। अब क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे क्या करेंगे, इसका जो रेट है, इसी का रेट जो है सरकार जो है वो क्या करेगी, इसका रेट करेगी 70 रुपये, है ना। तो अब भाई 70 रुपये का तो इनको यही बिक रहा है, तो अब ये कहाँ कितने का बेचेंगे, 80 की ही बेचेंगे, 90 की बेचेंगे, इस तरीके से। तो एमएसपी बढ़ते ही प्राइस बढ़ जाता है, और उससे पल्स के प्राइस इस तरीके से बढ़ जाते हैं। ओके, अब आप बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की। देखो, डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, इसमें सिर्फ गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं, है ना। और इसमें हाईएस्ट परसेंटेज किसकी होती है, मैन्युफैक्चर्ड गुड की। ये कौन निकालता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिसमें डीपीआईआईटी हमारा इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालता है। इसका बेस ईयर क्या है, 2011-12 है, 2011-12 इसका। सीपीआई के अंदर क्या होता है, इसमें रिटेल प्राइस के अंदर हम चेंज देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का, ठीक है। अब इसमें एक है इंडस्ट्रियल वर्कर। देखो, इंडस्ट्रियल वर्कर की बात कब हुई है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडस्ट्रियल वर्कर, तो 2016, है ना, 2016 के अंदर बात हुई है। मेक इन इंडिया हमारा आया था 2014 के अंदर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर की, अब भाई जैसे मेक इन इंडिया स्टार्ट होगा तो फिर इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो जाएंगी। 2016 है इसका इंडस्ट्रियल वर्कर का। एग्रीकल्चर एंड रूरल, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, ये तो बहुत सदा से रहे हैं। तो 1986-87 की बात है, 1986-87 की बात है ये, ठीक है। अर्बन एंड रूरल, अर्बन एंड रूरल जो है कंबाइंड हम देखते हैं। इसको कौन देखता है, इसको एनएसओ बनाता है। एनएसओ किसके अंदर आता है, मॉस्पी के अंदर। ये वाला कौन देख रहा है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डब्ल्यूपीआई, है ना। इसको कौन देख रहा है, हमारा एनएसओ अंडर मॉस्पी। बेस ईयर कितना है इसका, 2012, ठीक है। आरबीआई जो है कंबाइंड इनके ऊपर देती है। आरबीआई जो ये देते हैं ना कि भाई 4 इन्फ्लेशन कितना हो गया, 4 प्लस माइनस 2%, ये किसके ऊपर दिया जाता है, कंबाइंड के ऊपर दिया जाता है। ओके, हाईएस्ट किसका होता है, फूड एंड बेवरेजेस का, उसमें किसका था, मैन्युफैक्चर्ड गुड का। हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, इसमें हम लोग ये इसको ना डब्ल्यूपीआई सीपीआई दोनों के लिए देखते हैं हम लोग, है ना। इसमें वॉलेटाइल थिंग्स की बात होती है। और कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब हम हेडलाइन के अंदर से फूड एंड फ्यूल माइनस कर दें, याद रखना है ये, हेडलाइन के अंदर से हम लोग फूड एंड फ्यूल माइनस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। इसके अंदर वॉलेटाइल चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। अब रेजिडेक्स क्या होता है हमारा, ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, एनएचबी निकालती है इसको। एनएचबी किसका है, आरबीआई का है ना। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि रेजिडेंशियल हाउसेस के प्राइसेस के अंदर अंदर का इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। इसका बेस ईयर कितना है, 2017, ठीक है। कितना बेस इसका, 2017 में ही मेरे को घर खरीदने पड़ गए थे, दिल्ली विल्ली में जाके पीजी खरीदो, ये फलाना ढिमकाना खरीदो, है ना। तो ये 2017 की बात है। अच्छा, जब भी ये लिखा हुआ है ना, जब भी ये लिखा हुआ है कि हाई इंटरेस्ट रेट, देखो हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, लोन जो है वो एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। अब लोन एक्सपेंसिव मिलेंगे यानी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जो है वो कम है, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन नहीं होता है। हाई इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के ऊपर। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हम ये देख चुके हैं कि यहाँ पे एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ होगा, फिस्कल स्टिमुलस होगा, और हाई परचेजिंग पावर होगा। जब हम बात करते हैं इसकी, ये जो है ये हमारा कोस्ट पुश के अंदर आ जाएगा, और हाई इंटरेस्ट रेट भी हमारा कोस्ट पुश के अंदर आ जाएगा।
हाई इंटरेस्ट रेट है मतलब लोन जो है वो बहुत महंगा मिल रहा है। हाई इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता ना, हाई इंटरेस्ट रेट में क्या होगा, हाई इंटरेस्ट रेट है, हाई इंटरेस्ट रेट है तो डिमांड तो बढ़ नहीं सकती है, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 and 4, 1 2 and 4। ओके, यस। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या होता है, क्या प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज होता है, यस। वैल्यू ऑफ मनी फॉल, यस। एक्सचेंज रेट इम्प्रूव, इन्फ्लेशन से क्या एक्सचेंज रेट इम्प्रूव होता है, नहीं। ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट इम्प्रूव कहाँ होता है, इन्फ्लेशन से एक्सचेंज रेट इम्प्रूव नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों होंगे। तो देखते हैं हम लोग, इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसीज द वैल्यू ऑफ, इन्फ्लेशन से क्या होता है ना कि हमारी जो वैल्यू होती है रुपीज़ की वो डिक्लाइन हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। ओके, ये हमें याद रखना है कि इन्फ्लेशन के कारण हमारी जो वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी है वो डिक्लाइन होती है, तो इसलिए एक्सचेंज रेट को इम्प्रूव नहीं करता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, हमारी मनी की वैल्यू घट गई है, मनी की वैल्यू घट गई है तो मतलब ये हमारा एक्सचेंज रेट को इम्प्रूव नहीं करता है। अब हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि डेफिनेट इम्प्लीकेशन क्या होगा इन फॉल इन इन्फ्लेशन रेट। फॉल इन इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस इन्फ्लेशन हो रहा है ना। तो डेफिनेट पूछा हुआ है, डेफिनेट में क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली प्राइस फॉल करेंगे ही करेंगे, ये हम नहीं कह सकते हैं। डेफिनेटली सिर्फ ये होगा कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। ओके, देखो गिरते नहीं है, है ना, गिरते नहीं है। हमने क्या देखा था, पहले 100 था, फिर 120 हो गया, 100 था, 150 हो गया, 160 हो गया, देन 120 हुआ है। तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है देन डिक्रीज़ हो रहा है ना। तो हम लोग डेफिनेट नहीं बोल सकते, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि प्राइस आर इंक्रीजिंग मोर स्लोली देन बिफोर, मोर स्लोली देन बिफोर। ओके, ओनली दिस। ओके, कह रहे हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा किसको बेनिफिट होता है, तो गवर्नमेंट पेंशनर्स को नहीं, सेविंग वालों को नहीं, डेप्टर्स को नहीं, क्रेडिटर्स को। ओके, हाँ, ओ माय गॉड, ध्यान से उज्जवल, ध्यान से। क्रेडिटर को नुकसान होता है, ध्यान से। क्रेडिटर को नुकसान होता है, डेप्टर को फ़ायदा होता है। देखा है ना, डेप्टर को फ़ायदा होता है, डेप्टर। इसको बहुत ध्यान से देखना है, फ़ायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है। देखो, फ़ायदा किस किस को होता है, डेप्टर को, प्रोड्यूसर को, वो प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा, सप्लाई कम हो चुकी है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ट्रेडर, वो ज़्यादा ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगा कि अच्छा सप्लाई कम है मैं आ रहा हूँ। फार्मर्स को, फार्मर और ज़्यादा उगा देंगे। चेंजेबल इन्फ्लेशन, फार्मर को इन्फ्लेशन का फ़ायदा होता है। चेंजेबल इनकम ग्रुप, ठीक है, इनकम यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा है, सप्लाई जहाँ पे सप्लाई की कमी लग रही है तो वहाँ पे जाके काम करने लग जाना। ठीक है, डेप्टर, प्रोड्यूसर, ट्रेडर, फार्मर। फार्मर वही उगाएगा जिस चीज़ की कमी होनी स्टार्ट हो गई है। चेंजेबल इनकम ग्रुप इसको भी, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब लॉस किसको होता है, कंज्यूमर को, हमें लॉस होगा, हमें महंगा मिल रहा है। क्रेडिटर को, मनी लेंडर को, देने वालों को नुकसान हो रहा है, हम पैसा देते हैं, ये पैसा लेने वाले हैं, फार्मर लेने वाला है, ट्रेडर लेने वाले हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके पैसा खींचने वाला है ना। यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर, हमें देना पड़ेगा, जो देगा वो नुकसान में रहेगा, वो महंगा पैसा देगा। कंज्यूमर, क्रेडिटर, मनी लेंडर, पेंशन ग्रुप, अनचेंजेबल इनकम, जो अपनी इनकम चेंज नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको वहीं रहना पड़ेगा, तो अनचेंजेबल इनकम, सेविंग अकाउंट होल्डर्स, इन सबको नुकसान होता है। इससे क्या क्या इंक्रीज़ होता है, क्या इंक्रीज़ होता है इससे, तो इससे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, ताकि मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सके, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बाय इंपोर्ट इंक्रीज़, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ग्रेप्स हैं या फिर कुछ भी है वो यहाँ पे महंगा मिल रहा है, तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा, बाहर से सस्ता चीज़ आने लग जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन से हमारा इंपोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्टर को नुकसान होता है। ठीक है, एक्सपोर्टर का सामान वहाँ पे सस्ता, वहाँ पे बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, तो हम लोग फिर उन्हीं का सामान खरीद लेंगे हम भी कि यार
हमारे वाले तो बहुत महंगा दे रहे हैं, चलो हम इनका ख़रीद लेते हैं। तो इम्पोर्टर फ़ायदे में रहता है, एक्सपोर्टर नुकसान में रहता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ओके, हमने देखा है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे ये इतने सारे लोग ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलने लग जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है। और टैक्स भी इंक्रीज़ होता है। टैक्स क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं? टैक्स इसलिए इंक्रीज़ कर रहे हैं कि इनसे जितना भी इनके पास जो एक्सेस मनी है उसको सक किया जाए, इसलिए टैक्स को भी इंक्रीज़ किया जाता है, ओके। पब्लिक सेविंग, पब्लिक की सेविंग डिक्रीज़ होती है, ऑब्वियस सी बात है। पहले हम लोग अपने बचा के रख रखा था कि हाँ 50,000 रुपये हम लोग अपने उसमें रखेंगे, लेकिन अभी क्या है, डेली यूज़ के अंदर ही हमारा पैसा जा रहा है। तो ये बहुत ध्यान से देखना है ना, कौन कौन बेनिफिट में, कौन कौन नुकसान में है। तो डेप्टर, प्रोड्यूसर, ट्रेडर, फार्मर और चेंजेबल इनकम ग्रुप, ये सारे के सारे क्या है, ये बेनिफिट के अंदर है। लॉस में कौन है हमारा? लॉस में है क्रेडिटर, कंज्यूमर, मनी लेंडर, पेंशन इनकम ग्रुप, अनचेंजेबल इनकम, सेविंग अकाउंट और होल्डर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब लॉस के अंदर हैं। और इंक्रीज़ में इंक्रीज़ क्या क्या करना पड़ेगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा, इंपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ क्या क्या होगा? पब्लिक सेविंग, एक्सपोर्ट, पब्लिक सेविंग, एक्सपोर्ट, ये डिक्रीज़ होता है। बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बेनिफिट डेप्टर, हाँ सही है। क्या ये बॉन्ड होल्डर को भी, बॉन्ड होल्डर तो लेंड करते हैं ना पैसा, बॉन्ड होल्डर में होता क्या है, बॉन्ड होल्ड करके बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना पैसा दे दिया है, कंपनी को अपना पैसा दे रखा है और इनके पास सिर्फ एक बॉन्ड है, तो कंपनी तो इनको लौटा के उतना ही देगा, एफडी की तरह। तो बॉन्ड होल्डर का नुकसान होता है, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो रेट इन्फ्लेशन ऑब्टेन, ज़ीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है कि ज़ीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये होता है कि जब साल के हर हफ्ते में इन्फ्लेशन ज़ीरो रहे, ठीक है, पूरी ईयर के हर वीक के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो ज़ीरो रहे, तब होता है हमारा ज़ीरो रेट इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन के टाइम पे ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ती नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिक्रीज़ हो जाती है? हमने देखा था हमारे एक्सपोर्ट जो है वो हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे थे, हमारा आइटम जो है वो लेस कॉम्पिटिटिव बनता है। सेम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ होता है। अब एक ये भी सोच के देखना है, यहाँ पे लोग आएंगे, पहले जो सामान को मिल रहा था 10 रुपये के अंदर चाय मिल रही थी, अब ये चाय है या फिर कुछ भी सामान है 20-20 रुपये का मिल रहा है, तो इनका जो फॉरेन करेंसी है वो यहाँ पे ज़्यादा लगेगी, इसलिए लोग जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इन्फ्लेशन से कम होती है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ परसिस्टेंट फॉल, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? परसिस्टेंट राइज इन जनरल लेवल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरल लेवल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और परसिस्टेंस फॉल की बात करेंगे तो हो जाएगा डिफ्लेशन, और इन्फ्लेशन में क्या होता है? परसिस्टेंस राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेस इफेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। बेस इफेक्ट क्या होता है हमारा? इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट, है ना। इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट, इसको हम लोग बोलते हैं बेस इफेक्ट। पूछ रखा है कि हमारे भारत में ना डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो गया था, तो भारत सरकार ने क्या किया? देखो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब रेवेन्यू जब कोई भी देता है, किसी को सैलरी देती है, तो ये हमारा क्या है? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। अनप्रोडक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है। तो कंटेनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग कम करेंगे, इनको सैलरी कम दे देंगे एकदम से, इन्फ्लेशन हो रहा है ना, मतलब इनके पास पैसा ज़्यादा है, तो इनकी सैलरी को काट देंगे हम लोग, रेवेन्यू को कम कर देंगे। उससे क्या होगा? बजटरी डेफिसिट ऑलरेडी अपने आप कम हो जाएगा। बजट के अंदर होता क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू प्लस एक्सपेंडिचर होता है ना, रेवेन्यू प्लस कैपिटल होता है ना इसके अंदर। तो रेवेन्यू को कम करेंगे तो बजटरी डेफिसिट ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो ये वाला आएगा इसके अंदर, कंटेनिंग बजट डेफिसिट एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। देखो बॉटल नेक इन्फ्लेशन कब होता है? जब हमारी सप्लाई में कमी आ जाए, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो दोनों सही है। बॉटल नेक इन्फ्लेशन कब होता है? जब हमारी सप्लाई में कम हो जाए और डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इनएफिशिएंटली कर रहे हो, तो ये दोनों सही है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। देखो ये इसमें पूछा हुआ है कि टिक मार्क विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट इन्फ्लेशन। देखो हमें याद रखना है कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है ना, वो हमारा WPI से नहीं है, वो हमारा CPI से रिलेटेड है। हमारा इन्फ्लेशन रेट मेज़र किया जाता है CPI, WPI, लेबर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तीनों से किया जाता है, ठीक है, तीनों से किया जाता था।
लेकिन अभी क्या करती है, अभी आरबीआई कंबाइन करती है, कंबाइंड सीपीआई कंबाइंड को यूज़ करती है। तो इतना याद रखना है। अभी क्या हो गया, पहले का क्वेश्चन है ये, अभी क्या हो गया, एट प्रेजेंट सीपीआई कंबाइंड का यूज़ किया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन किस पे बेस्ड है हमारा, कंबाइंड पे, सीपीआई कंबाइंड के ऊपर बेस्ड है, सीपीआई कंबाइंड पे बेस्ड है हमारा। तो 2021 में झारखंड में पूछा गया है, फिर ये यहाँ पूछ दिया है ना। तो मतलब जब ये सॉल्व करने हैं ना क्वेश्चन, तो झारखंड वाला पूरा देखना पड़ेगा। झारखंड में क्वेश्चन एज इट इज पूछा हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, वही सीपीआई कंबाइंड पे बेस्ड। ये जो ये है ना 4 से +2 माइनस ये वाला जो रेशियो है, ये किसने, ये सेट किसने किया है, ये फिक्स किसने किया है, तो फिक्स किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई के ऊपर फिक्स किया है, सरकार ने फिक्स किया कि भाई 4 ± 2 हो सकता है। सरकार 2018 में हमारा था 4.3, 2020 कोविड के टाइम पे हमारा इन्फ्लेशन रहा है 0.1, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे हमारा, कोविड के टाइम पे हमारा इन्फ्लेशन कितना रहा है, -0.1। इसमें कह रहे हैं कि द वेटेज ऑफ फूड इन द कंज्यूमर, फूड का वेटेज किस में ज़्यादा होता है, सीपीआई में ज़्यादा होता है, ठीक है। डब्ल्यूपीआई जो है वो सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करती, ठीक है। आरबीआई ने अभी सीपीआई को अडॉप्ट किया है, तो 1 और 2 ये याद रखना भाई। इसमें बोल रहे हैं कि सीपीआई के बारे में पूछ रहे हैं, तो सीपीआई के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं, यस। इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने नहीं किया है, इसको किया है मॉस्पी ने, मॉस्पी के एनएसओ ने, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये इन्फ्लेशन का मेजर लिया जाता है ड्यूरिंग फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, यस। देखो जहाँ पे भी हमारे ये होते हैं ना, बोल रहे हैं कि सीएसओ कौन करता है, तो सीएसओ की जगह अभी क्या आ गया हमारा, अभी हमारा एनएसओ आ गया है, ठीक है। तो जब ये इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल वर्कर, इन तीनों का कौन करता है, इन तीनों का करता है हमारा लेबर ब्यूरो, है ना। तो अर्बन, है ना, अर्बन अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, इन देखो वर्कर लेबर आ जाए तो इनका करता है लेबर ब्यूरो, और नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ का इनका करता है एनएस। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन करता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, लेबर ब्यूरो। बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर कितना है, तो इनमें से अभी कोई सा भी नहीं, अभी कितना है, 2016 है, हम देख चुके हैं। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वेजेस को देखते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या, कौन सा इंडेक्स यूज़ करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की जब हम वेज देखते हैं ना, तो उसको हम किसके आधार पे देखते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पे, ओके। तो दोनों एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को बराबर कर दिया जाता है, ओके। डियरनेस अलावेंसेस किसके आधार पे देखा जाता है, डियरनेस अलावेंस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। डब्ल्यूपीआई कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट है, ओईए, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इतना याद रखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर 2011-12 इसका बेस ईयर है, ठीक है। और जिसके अंदर जो फ्यूल एंड पावर है ना, वो 13% है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। अभी क्या हो गया है, प्राइमरी आर्टिकल 22%, फ्यूल एंड पावर 13%, और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है 64%। 22-13-64 प्राइमरी आर्टिकल है ना। प्राइमरी आर्टिकल दोनों हाथों से बना सकते हैं ना हम लोग प्राइमरी आर्टिकल को, तो दोनों हाथों से बना सकते हैं, दो हाथों से बना सकते हैं। आजा दो हाथ करते हैं और प्राइमरी आर्टिकल बना लेते हैं। अब क्या है इसमें 13.2 फ्यूल एंड पावर, ये थोड़ी छोटी चीज़ है ना, तो 13.2, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट 64 पूछ रहे हैं। ये होलसेल प्राइस को मैक्सिमम वेटेज किसको दी गई है, तो वही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। पूछ रखा है कि डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर कितना हो गया है, 11-12। देखो इसमें बोल रखा है कि क्या डब्ल्यूपीआई के बारे में बोल रहे हैं कि क्या डब्ल्यूपीआई जो है वो लेस वेट देता है फूड आर्टिकल्स को। ये बात सही है। उसमें है क्या, प्राइमरी आर्टिकल है और फ्यूल एंड पावर है 13%, और मैन्युफैक्चर गुड्स है। अब कह रहे हैं कि क्या डब्ल्यूपीआई मंथली बेसिस के ऊपर ही आता है बस, हाँ ये सही है, ये इसको याद रखना है ना। ये सिर्फ मंथली बेसिस के ऊपर आता है, मंथली बेसिस के ऊपर आता है। देखो पहले ये क्या है कि 2009 के बाद पहले ये आता था वीकली, तो 2009 के बाद कहा गया कि भाई इसको ना मंथली बेसिस पे लेंगे, वीकली नहीं, मंथली बेसिस। प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स, ये किस चीज़ के लिए होता है, इसमें हम लोग एवरेज चेंज देखते हैं इन द प्राइसेस ऑफ प्रोड्यूस। देखो जो नाम है वैसा का वैसा है, हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर, एवरेज चेंज देखते हैं, किस चीज़ के अंदर, प्राइस ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं एवरेज चेंज देखते हैं प्राइस ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ओके।
एवरेज चेंज देखते हैं प्राइस ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है इज कॉज बाय शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है हमारा, है ना, उसके अंदर शिफ्ट आ जाएगा, उससे हमारा आता है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये याद रखना है। और ये जब हमारी वेज इंक्रीज़ होती है ना, वेज इंक्रीज़ होती है, ठीक है, उससे हमारा कोस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आ जाता है। शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेजेस। देखो क्या है इसके अंदर, मैं बताती हूँ। हमने देखा था कि कोस्ट जब बढ़ती है तो अल्टीमेटली लोगों को वेज बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो कोस्ट बढ़ी है तो वेज बढ़ानी पड़ेगी, तो कोस्ट बढ़ाने से वेजेस बढ़ती है ना, तो उससे जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है यानी कि जो M3 है हमारा, है ना, तो वो जो है वो बढ़ जाएगा। तो याद रखना है कि कोस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व के अंदर शिफ्ट लेके आता है। ओके, अब ये होता क्यों है, क्योंकि वेज बढ़ गई है, तो दोनों सही है। डिमांड वाला फैक्टर कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे। देखो जब भी इन्फ्लेशन आए ना तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रिड्यूस करेंगे तो फिर लोन बहुत ज़्यादा लेंगे, लोन लेंगे तो और इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो ये होगा इसका, है ना, नॉट पूछा हुआ है। क्या क्या हो सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेथड? क्रेडिट को कंट्रोल करो, करेंसी को डीमोनेटाइजेशन कर दो। तो इन्फ्लेशन का एक ये भी होता है कि करेंसी को ही डीमोनेटाइज कर दो, नई करेंसी इशू कर दो, है ना। क्रेडिट कंट्रोल कर दो, डीमोनेटाइजेशन कर दो, न्यू करेंसी को इशू कर दो। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर के अंदर कम करो भैया, अननेसेसरी ख़त्म करो। टैक्स बढ़ा दो, सेविंग बढ़ा दो, इंक्रीजिंग सेविंग आप सेविंग करेंगे तो आपको हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे, है ना, तो सेविंग बढ़ा दो। सरप्लस बजट, बजट को सरप्लस में डाल दो, ठीक है। और पब्लिक डेप्थ क्या करो पब्लिक डेप्थ का भाई, पब्लिक डेप्थ मतलब इनको बोलो कि अपना डेप्थ भरो, फालतू में पैसा खर्च कर रहे हैं ना ये लोग, बोलेंगे डेप्थ भरो भरो अपना, ऐसे। सरप्लस बजट कर दो, बजट को बोलो कि हमको और पैसा दो, हम बजट में डालेंगे, हम बजट में डालेंगे, है ना। तो सरप्लस बजट कर दो और पब्लिक डेप्थ को बढ़ा दो। और भी कुछ है, और क्या है, प्रोडक्शन बढ़ा दो, ठीक है। रैशनल वेज पॉलिसी कर दो, प्राइस कंट्रोल करो और रेशनिंग कर दो। इन्फ्लेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन के टाइम पे हम लोग मनी सप्लाई को डिक्रीज करेंगे ना तो काम चल जाएगा। हमने हाई फूड इन्फ्लेशन देखा है, क्या कारण है? तो ये देखो इसमें कह रहे हैं कि ग्रेजुअल स्विच ओवर किया ना हमने, एकदम से हम गए कमर्शियल क्रॉप के ऊपर, तो ये जो था फूड ग्रेन जो थी ना, फूड ग्रेन का जो कल्टीवेशन था वो स्टडली डिक्रीज हो गया। ऐसा कभी होता है कि हम कमर्शियल क्रॉप पे गए, हमने शुगर केन उगाना शुरू किया तो हमने वीट उगाना ही छोड़ दिया? ऐसा कभी नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। उसको पढ़ लेना है, ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो। क्या कह रहे हैं देखो, ड्यू टू ग्रेजुअल, हमने जैसे ही हमने कमर्शियल क्रॉप के ऊपर गए ना हम लोग, तो हमने क्या किया, जो फूड ग्रेन की जो सप्लाई थी ना, कल्टीवेशन थी, हमने उसको स्टडली डिक्रीज कर दिया, तो दिस इज रॉन्ग, ओके। अब क्या है, ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम। हाँ भाई, इनकम बढ़ी तो लोगों ने क्या किया, बर्गर पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट कर दिया, ओके। फूड सप्लाई के अंदर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट भी ज़्यादा है, वो क्या है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट तो होते ही होते हैं ज़्यादा, तो ये दोनों सही है। इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव, क्या पेट्रोल के प्राइस कम होने से इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव हो सकता है? यस, हो सकता है। पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है तो इससे हमारा इन्फ्लेशन रेट भी नेगेटिव हो सकता है, यस।